नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी हां, अब ये पता चला है कि किस तरीके से ये जो आतंकी हैं, ये सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को दहलाने की फिराक में थे। बकायदा इसके लिए आतंक का हमास मॉड्यूल तैयार किया गया था, यानी कि ड्रोन के जरिए, रॉकेट के जरिए पूरे देश भर में ब्लास्ट की तैयारी की जा रही थी और मासूम लोगों को निशाना बनाया जाना था। लेकिन उससे पहले ये बड़ा खुलासा हो गया है। अब आप देखिए, आज की अगर मैं बात करूं तो आज किस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट, इसके अलावा जो दिल्ली की कोर्ट है, उनमें अलग अलग कोर्ट में धमकियां आई और ये जो धमकी भरा मेल था ये जैश ए मोहम्मद के जरिए आया। यानी कि आप ये समझिए कि जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है वो बौखला गया है और डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर आज जनता की आवाज में हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट केस की एनआईए जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो वहीं इस बीच दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और द्वारका कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। साथ ही सीआरपीएफ स्कूल जो कि द्वारका में है और प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये धमकी जैश के नाम से एक ईमेल के जरिए दी गई, जिसके बाद से दिल्ली में जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। इस बीच आज सुबह दिल्ली ब्लास्ट केस के साजिशकर्ता उमर नबी का फिदायीन हमलों पर भड़काऊ स्टेटमेंट वाला एक वीडियो भी सामने आया। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचने वाला टेरर मॉड्यूल देश भर में हमास की तरह ड्रोन के जरिए ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा था। टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकियों की प्लानिंग थी कि कुछ उसी तरह हमले करे जाएंगे जैसे हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल में किए थे। इस टेरर मॉड्यूल की जड़ तक जाने के लिए देश में कई जगहों पर छापेमारी जारी है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी लीडर प्रवीण सिलोनिया मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, आपका स्वागत है। विजय कौशिक सर हैं, कांग्रेस स्पोक पर्सन है, सर आपका भी स्वागत है। एहसान खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सर आपका भी स्वागत है। एडवोकेट रीना गुप्ता जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैम आपका भी स्वागत है। मोनिका शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैम आपका भी स्वागत है। मनोज कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और दूषण नागर जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैम, मैं आज आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि उस वक्त आप कोर्ट में भी रही होंगी और किस तरीके से जब हम ये देख रहे हैं कि देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश रची जाती है और वो साजिश पूरी नहीं हो पाती तो कोर्ट को धमकी दी जाती है। आज दानिश को भी कोर्ट में पेश होना था। क्या लग रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद की बौखलाहट है अब इस तरीके से धमकी देके डराने की? देखिए प्रीति जी, पहले तो मैं कह दूं कि जो कोई भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कैसे भी रूप में हो, वो आज हमारे देश को टिका नहीं सकती। क्योंकि आज हम जिस पावर में हैं और जिस पावर को हम लोग आज के समय में दुनिया को दिखा रहे हैं, उसको हमें कोई टिका नहीं सकता। और रही बात आतंकवादी संगठन की, जिन्होंने पहले भी कश्मीर से उन्होंने अपना उसके लिए उमर के लिए जिसने ये बम ब्लास्ट करा है, उसके लिए उन्होंने बताया कि वो आतंकवादी है, उन्होंने माना है TRF ने। और वहीं से उन्होंने कश्मीर से ही उन्होंने एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। उन्होंने बोला था कि हम किसी भी ठिकाने को छोड़ेंगे नहीं, चाहे आपका कोर्ट है, चाहे स्कूल है, चाहे आपके हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आपकी लोकल जनता की जो प्लेस है उसको नहीं छोड़ेंगे। जिसके लिए कल अमर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उनको 10 दिन की रिमांड पे NIA ने उनको 10 दिन की रिमांड पे लिया था। तो उन्होंने इसी को देखते हुए उन्होंने सारी कोर्ट्स को उन्होंने एक मेल दे के दलाने की कोशिश करी गई, जबकि वहाँ पे बम स्क्वाड वाले, आपके NDRF वाले सारे कुछ वहाँ मौजूद थे। और ये अगर उनका ये मानना, जैश का ये मानना है कि अगर हम आतंकवादी धमकियों से या इन मेल से हमारी कानूनी कार्रवाई को रोक सकते हैं, तो वो उनका मानना एक इल्यूजन में रहने के बराबर है। क्योंकि आज की जो हमारी कानूनी कार्रवाई है वो बहुत ज़्यादा हाइब्रिड हो चुकी है। उसके लिए हम किसी की भी बात को ना मानना, ना किन की धमकियों से डरना, ना झुकने वाले नहीं हैं। आज दानिश को, जो कि डॉक्टर हैं, वो भी उन्होंने सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, उन्होंने ड्रोन बनाने
बनाने के, रॉकेट बनाने के, जैसे कि हमास में ड्रोन और रॉकेट के थ्रू आपके हमले करने के साजिश करी गई थी और उनसे हो भी रहे थे हमास में, वैसे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी इंडिया के लिए करी गई थी। आज उनको साकेत कोर्ट में प्रेजेंट होना था, इसलिए ये आज आया, क्योंकि डे बाय डे जितने भी ये आतंकवादी हैं जो इन्होंने जिनके जो संगठन से कश्मीर से जुड़े हैं, अलकायदा से जुड़े हैं, जिनको भी आप सबको जितने लोग गिरफ्तार होते जाएंगे, चाहे वो कश्मीर की पुलिस के थ्रू दिल्ली के आएंगे या दिल्ली में गिरफ्तार होंगे, क्योंकि जो ये कॉन्स्पिरेसी है, ये फरीदाबाद एक जगह से बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन मैम अगर ये कहा जा रहा है अब इन्वेस्टिगेशन में कि हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर अटैक किया था, 5000 रॉकेट दागे गए थे इजराइल पर, और वो तस्वीर पूरे विश्व ने उस वक्त देखी और ये कहा कि क्या हो गया इजराइल में। अगर वैसे ही अटैक की तैयारी थी और उससे पहले हमें पता चल जाता है, तो ये जांच एजेंसियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, हमारी जो जांच एजेंसी हैं वो अपना बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों ने षड्यंत्र के तहत ये दिखाने की कोशिश किया, करने की कोशिश की कि 32 जगह उन्होंने 32 कारें ऑलरेडी तैयार कर चुके थे और 32 उसमें 32 किलो विस्फोट, यानी कि 3200 किलो, यानी कि 32 क्विंटल हम कह के चलेंगे। तो वो जो उनकी प्रिपेयरिंग थी, वो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके मिशन को नाकाम किया और इंटेलिजेंस ने दिखा दिया कि ये देश कितना मजबूत है और हमारी जो इंटेलिजेंस जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। इनका जो मिशन था देश के प्रति गद्दारी की जो जहाँ से बू आती है, यानी कि देश का खा के, देश में पल के, देश के अंदर नाम कमा के और फिर देश के खिलाफ ही षड्यंत्र करके जो इनका जो मोटिव था देश के खिलाफ, उसको ख़त्म करने का, उसको नाकाम करने का हमारी एजेंसीज ने जो मुद्दा उठाया, जो काम किया, उसकी बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अभी जैसे इन्होंने आज साकेत कोर्ट को धमकी दी, यानी कि धमकी भरा मेल भेजा, तो वो ऐसे मेल से भारतवासी को डरने वाला नहीं है। हर भारतवासी के अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सरकार, अपनी इंटेलिजेंस पर भरोसा है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है और इसीलिए जांच एजेंसियां लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि जो जिहादी सोच है वो डेवलप की जा रही है, इसी तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब ये तो पढ़े लिखे लोग थे ना, ये तो डॉक्टर से जो 8 गिरफ्तारियां हुई है उसमें से 5 डॉक्टर्स थे। निश्चित रूप से बिल्कुल ये बहुत गंभीर विषय है। और आपने देखा होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव से थोड़ा पहले दिल्ली के स्कूलों को भी थ्रेट आई थी। आज भी आया, आज भी 2 स्कूल। हाँ, आज तो आया ही है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले साल आप देखेंगे तो भी कई बार हुआ, प्रतिष्ठित स्कूलों में, नोएडा तक में अलर्ट जारी हुआ। और एजेंसियों के साथ में हमें, पुलिस की हम अक्सर आलोचना करते हैं, लेकिन इसको क्रैक डाउन करने में जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें अपने पुलिस की भी सराहना करनी चाहिए। और इस सब से लड़ने के लिए एक जॉइंट कमांड होनी चाहिए। पुलिस, अर्धसैनिक बल, सिविल सोसाइटी, RWA, मार्केट एसोसिएशन, IB और LIU। तो मैं यही अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कि ये स्थानीय स्तर पे हर शहर में, हर कस्बे में ऐसी एक जॉइंट कमांड बनाएं, सिविल सोसाइटी को इसमें इंगेज करें, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये नई चुनौतियां हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलजुल के ही हमें, जैसा मैडम ने कहा कि भारत एक महान देश है, यहाँ बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई अभी सफल कभी नहीं हो पाया। और हमारे देश की एकजुटता और जो हमारा मजबूत ढांचा है वो हमारे को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे 1000 संगठन आ जाएं, भारत महान है। लेकिन सर, चैलेंज तो ये है ना, चैलेंज तो ये है कि पहले ये कहा जाता था कि अगर इस तरह की सोच डेवलप हो रही है तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको रेडिकलाइज करना इजी है। आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो सिर्फ मदरसे में नहीं पढ़े ना, ये जो लोग हैं ये तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, सरकार ने पैसा लगाया है, वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है, और उसके बाद ये इस तरीके से रेडिकलाइज हो रहे हैं, आतंकी बन रहे हैं। प्रीति जी, एक शायर ने खूब कहा है, मैं 4 लाइन पढ़ के बताऊंगा। जिस दिन मंदिर की घंटियों के सुर से अजान की आवाज़ मिल जाएगी, जिस दिन मंदिर की घंटियों की सुर से आवाज़ मिल जाएगी अजान की, उस दिन मेरा देश महान बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर, ये होगा कैसे? अगर ये सोच है कि भाई हमें तो आतंक फैलाना है, हमें लोगों को जाके मार देना है, हमें तो अपने साथ विस्फोटक लेके जाना, हम फिदाइन है, तो फिर ये कैसे होगा? इस देश में सपोले भी हैं जो पकड़े जा रहे हैं, जो कि
अब उनके आकाओं को जो पाकिस्तान में नाक बैठे हुए हैं उनको तकलीफ़ हो रही है। तो इस देश की ताने बाने को तोड़ने के लिए पाकिस्तान कितने भी प्रोफेशन रच ले या मेल दौड़ा कर ले, इस देश के ताने को नहीं तोड़ सकता। लेकिन हाँ, ठीक है भाई साहब ने, आज हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक माला बनानी होगी, एक चैन बनानी होगी। अपने गली में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में कौन व्यक्ति रहता है, कौन क्या करता है, क्या कारोबार है, उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, LIO के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उनको बेनकाब करना होगा। नहीं तो ये देश उन सपोलों की गिरफ्त में आ जाएगा। आने वाला समय भयावह हो सकता है। जब तक हमारी जनता, देश का नागरिक नहीं जागरूक हुआ था, हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें इन सपोलों का मुंह तोड़ना होगा, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे वो देश में बैठे हों। देश में सपोले पकड़ने के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दुश्मन देश दिखता है हमारे को कि वो हमारा हमेशा से हमें मार तंग करता आ रहा है। लेकिन जो हमारे बगल में, जो हमारे घरों में, जो हमारे शहरों में, जो हमारे नगरों में जो सपोले बैठे हुए हैं, जो देशद्रोही बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सख्त कानून लाया जाए और देश की जनता जागरूक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन दुख मुझे उस चीज़ का होता है कि आज हमारे देश के उलमाए चुप खड़े हुए हैं, वो नहीं आगे आ रहे। उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं मुसलमान हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, उनका दफीना भी कब्रिस्तान में होता है। हम क्यों ना कहें बहिष्कार उनका, कि जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जो सपोले पकड़े जा रहे हैं, जो देशद्रोही पकड़े जा रहे हैं, उनका बहिष्कार हो, सामाजिक बहिष्कार हो। उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक है। अभी सपा के नेता हैं, बॉम्बे में कहा था, मैंने कल भी कहा था, अबू आजमी ने कहा था कि हमारे लोगों को, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो क्या डॉक्टर को दबाया जाता है? डॉक्टर बना कैसे? जो इंजीनियर है बना कैसे? दबाया नहीं जा रहा। जो फायर कवर देते हैं लोगों को, वो भी दोषी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे अबू आजमी हो, चाहे जिनकी बेटी आतंकी ने पकड़ी थी, आज वो आतंक के को कवर फायर दे रही है। आज जो आतंकी से छुड़वाया था देश की रक्षा मंत्रियों ने, रक्षाओं ने, या देश की जनता ने, या देश की सरकार ने, या देश की सेनाओं ने, आज उनकी बेटी उनको कवर फाड़ दे रही है। तो ऐसे लोग भी देश के दुश्मन हैं, जो कि उन सपोलों को सह देने की, पालने की, ताकत देने की, हिम्मत देने काम करते हैं, वो भी देशद्रोही हैं। उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक तो है ये लोग आतंकी है, जिसको सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि ये आतंकी हैं, ये देश को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से लोगों की जान लेने का इनका प्लान था। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग देश में रह रहे हैं, देश का खा रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या इलाज है? और जो उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या उनको भी नहीं निकाल देना चाहिए बाहर? उनके लिए भी क्या फतवे जारी नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा जो आपके द्वारा उठाए गए हैं कि भी ये सभी डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था। तो एजुकेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन वो आतंकवादी बन क्यों रहा है? तो कहीं ना कहीं इसके लिए इस्लाम की धार्मिक शिक्षा भी जिम्मेवार है। उसका दोबारा से इस्लाम के लोगों को उसकी वो करनी चाहिए कि भाई समीक्षा करनी चाहिए। मज़े की बात यह है कि जब इजराइल हमास पर हमला करता है तो इंडिया के अंदर मुस्लिम इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं इजराइल के खिलाफ। भाई, तुम्हारी कौन सी फ़लस्तीन से रिश्तेदारी है या इजराइल से रिश्तेदारी है? फ़लस्तीन के मुसलमान इंडिया के मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते, ईरान इराक के लोग नहीं समझते। तो उन परिस्थितियों में जो इनका यहाँ जो ये दर्द दिखाते हैं विदेशी मुसलमानों के प्रति, ये कहीं ना कहीं इनकी जो धार्मिक शिक्षा है उसका नतीजा है। और ये जो भाई अपना दर्द बता रहे थे कि भारत के उलेमा, मौलवी आगे आए, इनके मुताबिक नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि धार्मिक शिक्षा इससे जुड़ी हुई है। अब ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जिसको लेकर हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसे मान्यता दी थी। ठीक है, मान्यता दी थी, रूटीन में जो एक प्रोसेस था वो किया गया। हमारी पार्टी भी चाहती है आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो और उस आतंकवाद लेकिन आतंकी हमला तो तब भी हुआ था और ये भी आतंकी हमला है। देखिए, आतंकी हमला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो इसकी जड़ है कि कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा इसके लिए जिम्मेवार है। और ये जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, मौलाना, मौलवी, उलेमा, जो इस तरह की घटनाओं पर आगे नहीं आ पा रहे, जो इस तरह की घटनाओं के खिलाफ काम नहीं कर रहे। एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, जवाब ले लेती हूँ।
अभी जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि जिसकी इन्होंने मोहम्मडन की एक कम्युनिटी के ऊपर हाथ उठाया है, मैं बोलूँगी कि जब अगर उनके ऊपर जब काम करा जाता है, जब इसके ऊपर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है या हमारी इंटेलिजेंस कंपनियां काम करती हैं, तो ये विपक्ष खड़ा हो जाता है ना करने के लिए। जो 26/11 हुआ था पूजा जी, आपको वो भी याद होगा, और जो आज ये हुआ है, ये आज क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमने जो देखिए सर, कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस को विपक्ष, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने कभी भी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सपोर्ट नहीं करा। ये आप बात ना करें इस बात के लिए। ये आपको भी पता 26/11 में हुआ था। जो 26/11 जब हुआ था तब इनके इंटेलिजेंस कंपनियों के हाथ बांध दिए गए थे, और आज जो है ऑपरेशन सिंदूर के जैसे भी आज एक्शन लिया गया, उसके अगेंस्ट में ये आके जितने भी एक्शन हो रहे हैं, उसके लिए कोई भी विपक्ष, जिस दिन से ये ब्लास्ट हुआ है, किसी का एक भी ट्वीट नहीं है, कोई भी किसी के ऐसा कोई सपोर्टिंग एविडेंस किसी ने नहीं दिया, या किसी ने भी आके बयान नहीं दिया कि आज हम आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। आज सब चुप्पी क्यों साथ हैं? क्योंकि सब लोग साथ दे रहे हैं। और एक मिनट सर, मैं जवाब दे रही हूँ। और सर, जहाँ तक मुझे याद है, जब 26/11 हुआ था तो उस वक्त जो वो आतंकी था उसको बकायदा लॉयर दिया गया था। ये कहा गया था कि उसके भी राइट है। अगर मैं हाँ जी ये तो मोदी सरकार भी कर रही है। मैडम, इसमें क्या बात है? 2007 में सरोजनी नगर, देश का संविधान कहता है। नहीं, क्योंकि आपने ये कहा ना, आपने सीधा सीधा धार्मिक उनकी शिक्षा पर सवाल खड़े किए, तो उस वक्त तो आपकी सरकार। सर बताइए मैडम, आप बोलिए। 2007 में सरोजनी नगर में मार्केट में ओपनली ब्लास्ट हुआ था, और उसके बाद इतना पैनिक का माहौल था। मैं उस मार्केट में था उस दिन जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। और ये मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से सिक्योरिटी इतनी बेहतर हुई है, इंटेलिजेंस इतना बेहतर हुआ है। और ये बहुत एक लंबे समय के बाद जो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हुआ है वो लाल किला में हुआ है। और ये जो हॉक्स कहा जा रहा है कि हॉक्स मेल आया है जिसमें वो डराने की कोशिश की गई है, तो डीजे ने मीटिंग करी है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, और सख्त कदम उठाए गए हैं सिक्योरिटीज़ के लिए, और इस पे आगे काम चल रहा है। तो आपको अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अटैक होता, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 32 ऐसे वाहन तैयार किए जा रहे थे, बकायदा 8 संदिग्ध थे जो कि जिनको अभी ढूंढा जा रहा है। 2-2 ग्रुप में वो लोग जा रहे थे और उनको 4 अलग अलग शहरों में अटैक करना था। तो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान बहुत ज्यादा होता अगर ये जिस तरीके से ब्लास्ट ना होता हो। हाँ, डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको और इंटेलिजेंस ने मिल के काम किया है, और ये कदम उठा रहे हैं। अभी भी रेड जारी है, चल रहा है। ठीक है, और बिल्कुल हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सभी ये संदिग्ध हैं, जितने भी ये लोग हैं, पकड़े जाएंगे। अब आप इन सब चीज़ों को कैसे देख रही है? एक तो पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपको भी ये लग रहा है कि ये जो जिहादी सोच है ये तैयार की स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं, बकायदा लोगों को भड़काया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, ये ऐसे हो जाता है क्या? नहीं, ऐसे ही नहीं हो जाता है प्रीति। काफ़ी मतलब इसके लिए सालों से काम कर रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है जो हमको साफ साफ नज़र आ रहा है। उनका ध्यान अपनी देश की जनता पे नहीं है, उसको बढ़ाने पे नहीं, खिलाने पे नहीं है। जो भी वो पैसा इधर उधर से इकट्ठा करते हैं उनको सारा का सारा आतंकवाद पे ही लगाना है। दूसरी बात, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे हमको भाई जड़ों तक जाना चाहिए, तो ये जड़ें इनको आज क्यों याद आ रही? इनको 70 साल में वो जड़ें क्यों नहीं याद आई जो पाकिस्तान कर रहा था, जो आतंकवाद हो रहा था, जो मौलवी उलेमा अगर कर रहे थे, जो भी गलत थे, तो ये सब इनको आज दिख रहा है। जबकि अगर हम 2014 से 2004 से 2014 का इतिहास देखें तो उस समय ऑलमोस्ट एवरी मंथ पे प्रीति ब्लास्ट हुआ करते थे। लेकिन आज 2014 के बाद से जब से मोदी जी ने अपना कार्यभार संभाला है, उन्होंने भी स्टार्टिंग में पूरी कोशिश की कि भाई वो पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ को बुलाया, सारी कोशिश की, लेकिन उनको ये समझ में आया कि वहाँ पे राजनेताओं के हाथ में कुछ है ही नहीं, वहाँ पे सब कुछ हाथ सेना के हाथ में है। ठीक है, और सेना नहीं चाहती है कि उनका देश जो है स्टेबल हो, और फिर सेना को इतने पैसे कहां से मिलेंगे? जितना बड़ा उनका देश नहीं है, जितनी सुरक्षा की जरूरत नहीं, उससे बड़ी उन्होंने सेना रख रखी है। क्यों रख रखी है? क्योंकि उनको लंदन में प्रॉपर्टीज बनानी है फंड ले लेकर, दुबई में प्रॉपर्टीज बनानी है फंड लेकर के, देश के लिए कुछ करना नहीं है। और अगर भारत के साथ वो ये खत्म कर दें, अपनी लड़ाई झगड़ा, राजनेता कुछ सपोर्ट कर ले, देश के बारे में अगर सोच लेंगे, तो क्या होगा कि पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर उनको जनता की भलाई के ऊपर काम करना पड़ेगा कि जनता कैसे अच्छी शिक्षित हो, कैसे वहाँ के बच्चों को खाना मिले, कैसे वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। तो वहाँ के जो सेना के लोग हैं, सबसे बड़े वो जिम्मेदार हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हो। और फिर दूसरा बात है कि हमारे अमन के आशा वाले लोग तो अच्छी तरीके से बहुत सारा प्रयास कर चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से उन्होंने ये काम किया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी इस तरीके की घटना करेगा तो पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया गया, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बंद कर दिया गया, कोई भी बातचीत नहीं रखी जाएगी, कुछ भी हम पाकिस्तान के साथ सामान्य नहीं रखेंगे। उनको
उनकी भाषा में सबक सिखाएंगे। लेकिन इनके समय में बस एक पत्र लिख दिए जाते थे, कुछ खंडन कर दिया जाता था, ये शोक जता देते थे कि भाई बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन सब कुछ पाकिस्तान के साथ ये सामान्य रखते थे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आज हमारा देश विकास कर रहा है और ये विकास के रास्ते से डगमगाने के लिए इस तरीके की पाकिस्तान घटनाएं करता रहता है और हमें प्रयास करना है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। बताइए, उस टाइम इन्होंने कहा सीधा सीधा धार्मिक शिक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे और आप उस वक्त जवाब भी देना चाह रहे थे। सवाल तो ये भी जब 26/11 हुआ था, मुंबई में जो अटैक हुआ था, उसके बाद करवा देते जितने बदलाव करवाने थे। प्रीति जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी आपके सामने कहा है कि कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा का ये नतीजा है। तो 70 वर्ष से धार्मिक शिक्षा कहाँ होती थी, जरा बताएं कांग्रेस मित्र, और क्या एक्शन लिया था उन्होंने, बताएं मेरे कांग्रेस मित्र। 26/11 हुआ था तो क्या वो धार्मिक शिक्षा थी जो दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे को दहलाया था, तब कांग्रेस सरकार थी। तो ये कुछ तो कुछ बता दें। जब ये कहते हैं कि जब सारा देश के संसाधन पे एक समुदाय का यानी मुसलमानों का हक हो, तो तब कहाँ थे जब सोनिया गांधी जी अबुल फजल के हमले पे आंसू बहाती हैं, तब वो शिक्षा कहाँ थी। ये बरगलाते हैं, आज ये कह रहे हैं कि उस शिक्षा का नतीजा है। तो शिक्षा कहाँ होती है और क्या आपने एक्शन लिया। ये कांग्रेस की जो जड़, जो बीज है ना, आज बट वृक्ष बन गया है। आज भाजपा काट रही है उसको। का क्या सोचना, ये भी जान लेते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, उसी तरीके की तैयारी थी। एक तो ये जो जिहादी सोच है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और दूसरा ये कि आपको भी लगता है कि बहुत बड़ा अटैक होने वाला था लेकिन वक्त रहते उसको रोक दिया गया। अटैक तो बहुत बड़ा होने वाला था। अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने इसमें बोला कि इसमें क्या कहते हैं कि आतंकवाद को हम लोगों ने ये बोला ठीक है, जो कर रहा है उसको ख़त्म कर दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तब ये लोग क्वेश्चन क्यों उठाते हैं कि कितने हमारे राइफल ख़त्म हुए, कितने हमारे सैनिक मारे गए। ये पूछने का क्या राइट है मैम। मैं धन्यवाद करता हूँ मुसलमान के उस नेता अवैसी जी को कि जब भारत के साथ हमेशा जो है देशद्रोह के खिलाफ वो बोलते थे, लेकिन जब देश की बारी आई तब अवैसी जी ने बोला कि ऐ भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भी हो आप जो है सक्षम कार्रवाई हो करो, हम आपके साथ हैं। मैं उस अवैसी जी को धन्यवाद देता हूं। भले वो मुस्लिम भारत के विरोध में हो सकती इंटरनल चीज़ें हैं, कांग्रेस सपा बसपा एक दूसरे को गाली दे, लेकिन जब देश की बात आई तब अवैसी जी हमारे साथ हो गए। दूसरी बात, हमारे जो मौलाना लोग होते हैं फतवा जारी करने में बहुत आगे होते हैं। ये मदरसे से निकलने वाले लोग और ये अपने जो है तबलीगी जमात से निकलने वाले लोग, मतलब इनको फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता। उन मौलाना ने इन्हें फतवा जारी क्यों नहीं करते। ऐसी क्या मजबूरी आती है कि जब देश इनको पूरे जो फैमिली पे फतवा जारी कर दें। होता क्या है मैम, इन लोगों को फंडिंग दी जाती है। फंडिंग में कहा जाता है चलो कोई बात नहीं है, तुम जाओ, तुम तो शहीद हो जाओगे या तुम जो भी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। इनको साथ साथ उनके परिवार को भी खत्म करने का राइट होना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। क्योंकि हम आते हैं, हम अपने बीवी बच्चों के लिए देखिए कहीं ना कोई पैसे से किसी न किसी रोजगार से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए झूठ बोलता है। लेकिन अगर ये रूल आ जाएगा कि अगर झूठ बोले या कुछ ऐसा किए तो तुम्हें तो शायद छोड़ देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म हो जाएगा, तो ऐसी कमियां नहीं आएगी। इसमें देश को जागरूक होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारी वकील साहिबा खड़ी हुई हैं, ऐसा कानून सबको मिल के आना चाहिए कि जो देश के खिलाफ हो उसको खत्म कर दो, उसके परिवार से खत्म कर दो, तभी देश का विकास हो पाएगा। ये रूल अपने चाइना में है, तभी डर पैदा होगा। ये डर पैदा होगा। चाइना आज विकसित क्यों है? क्योंकि वहाँ पे डर है। आज हमारा सऊदी अरब विकसित क्यों है? क्योंकि वहाँ पे डर है। यहाँ तो डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पता है कि कोई ना कोई कानून आएगा और किसी न किसी के थ्रू उसको निकाल ले जाएंगे, कोई ना कोई धारा के थ्रू। देशद्रोह के खिलाफ धारा होना ही नहीं चाहिए, उसको खत्म कर दो। ठीक है, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन सर पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती है ऐसे वक्त में, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार और संसद में भी ये पूछती है कि आप बताइए हमारे कितने सैनिकों की जान गई, आप बताइए हमारे कितने फाइटर जेट गिर गए। तो आप फिर ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? वो इसलिए पूछना पड़ता है कई बार कि अगर सरकार कुछ और कह रही है और हमारे देश का मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कुछ और कह रहा है, तो उसको जस्टिफाई करना तो हमारा फर्ज है ना। मान लीजिए सरकार ये कह रही है कि आपको सुरक्षा मिली हुई है और आप मीडिया में ये कह रही हैं कि भाई मुझे सुरक्षा नहीं मिली हुई और मेरे को तमाम तरह के गुंडे बदमाश तंग करते हैं, तो क्या क्वेश्चन उठाना हमारा फर्ज नहीं? फिर विपक्ष में रहकर हम क्या करेंगे? लेकिन मीडिया तो वही बता रही थी ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी चीफ बता रहे थे, जो एयरफोर्स चीफ है वो बता रहे थे। अभी इन्होंने कहा कि हमारा जस्टिफाई करना है कि अगर आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। अगर इनका ये जस्टिफिकेशन है तो इन्होंने जब राष्ट्रपति ने ट्रंप ने वहाँ से करा तो इन्हें इनकी बात पे तो ट्रस्ट आया, लेकिन अपने यहाँ इन्होंने जस्टिफाई नहीं करा। हर चीज़ का पैमाना अलग नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग अपने रूल को नहीं चेंज कर सकते। और यहाँ जैसे अभी एक
जनता में सवाल उठा कि एक ऐसा कानून आना चाहिए। उन्होंने मेरे पे भी क्वेश्चन लगाया कि मैं वकील हूं तो मुझे भी ऐसा एक कानून के तहत गवर्नमेंट को सलाह देनी चाहिए कि मैं बिल्कुल अब आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जितने भी ये ऐसे आतंकवादी हैं इनके लिए कोई ट्रायल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इनके लिए 1 महीने में स्पेशल सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के इनको फांसी की सज़ा बिल्कुल चौराहे पे देनी चाहिए। और जैसा उन्होंने बोला कि उनकी फैमिली को, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, जब तक हम जड़ नहीं काटेंगे, जड़ खोद के नहीं निकालेंगे, तब तक ऐसे आतंकवादी हमारे देश को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आज का जो समय है, जो हम आज अर्थव्यवस्था पे बैठे हुए हैं पूरे वर्ल्ड के पटल पे, उसका ये नतीजा है कि आज हम साथ बन के और साथ चल के जो चल रहे हैं और लोगों को हमारे जो गुमराह करा जा रहा है। आज का जो युवा है, जिसे जैन जी बुलाते हैं इनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, तो हमारे यहाँ कोई जैन जी नहीं है। आज का जो बच्चा है, चाहे युवा है, जो बड़ा हो रहा है, वो बहुत समर्थ है सब चीज़ समझने के लिए। और जो इनके यहाँ एक पर्टिकुलर उसमें ब्रेन वॉश करके जो उन्हें बताया जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, कि आपको जन्नत मिलेगी, वो जन्नत उसी का जो अभी एक डॉक्टर क्या पकड़ी गई है, वो आयशा शाहीन, डॉक्टर शाहीन, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम का कर्ज उतार रही हूँ ये करके, जबकि वो 2 साल पहले 2022 में तुर्की गई। वहाँ वो आतंकवादी संगठनों से उन्होंने मीटिंग करी, जिसका उनका एक पर्पस था यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाना। और ऐसे ही एक डॉक्टर प्रियंका अभी रोहतक से पकड़ी गई हैं, उन्हें भी 8 लाख रुपए देके, जो कि अभी रोस्टर बिल चल रहा है, 8 लाख रुपए देके उनका भी ब्रेन वॉश करके इसी को लेकर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम देखते हैं, हमने अभी तक जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखा, अगर मैं यूपी की बात करूं या किसी स्टेट की, अगर कोई अपराध करता है तो उसके घर को गिराया जाता है। ये भी कहा जाता है कि गलत है कि किसी एक की जो सजा है उसके परिवार को क्यों दी जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकी है और जाहिर सी बात है फंडिंग होती है, पैसा मिलता है, और ये सोचता है कि अगर मैं मर भी गया, मैं तो मरूंगा, इनको ये बात पता होती है, तो मेरे परिवार का भला हो जाएगा। अगर ये सोच खत्म हो जाए तो शायद जिस तरीके से ये लोग आतंकी बनते हैं, ये गतिविधियां भी खत्म हो जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के अंदर जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं उनको ख़त्म करना होगा। अब मैं एक बात आपके सामने रखती हूँ कि ये उमर जिसने बम ब्लास्ट किया, ये पहले सुनहरी मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ता है, सुनहरी मस्जिद जाता है, कई मस्जिदों का जिक्र आया है, मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला है। तो क्या इसके आसपास का जो वातावरण था, क्या उनको नहीं पता चला होगा? बिल्कुल पता चला होगा। क्या किसी ने इस चीज़ की जानकारी दी? सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी ने भी इसके बारे में कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनको बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म करनी होगी। ये समाज और हमारे देश के अंदर जो छिपे हुए लोग बैठे हैं उनको उजागर करना होगा, क्योंकि उनके माध्यम से ही बाहर से लिंक इनके कनेक्ट होते हैं। अभी जितने भी ये पकड़े गए हैं, अब जैसे ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जैसे ही इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी हुई एजेंसीज की, 15 डॉक्टर गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था और वो भी लिप्त थे। तो किसी ने क्या कोई आगे आने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ चल रहा है? किसी ने अपनी ड्यूटी नहीं समझी, किसी ने कुछ नहीं समझा। तो जब इंटेलिजेंस काम करती है तो कुछ अपोजिशन पार्टी उस पर भी सवाल खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि इनके साथ में जो हो रहा है गलत हो रहा है, इनके परिवार के साथ में हो रहा है गलत हो रहा है। क्यों भाई? आपको ये नहीं पता कि जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, किसी ने बेटे को खोया है, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, उनकी क्या गलती थी? उनकी कोई गलती नहीं थी। कुछ मीडिया वाले भी वहाँ जाके जो आतंकवादी के परिवार हैं उनमें जाके उनका रोना धोना दिखा रहे हैं कि देखो इनके परिवार वाले कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं हमारा बच्चा आतंकवादी कैसे बन गया। अरे भाई, क्यों नहीं पता चला? क्यों नहीं पता? बिल्कुल, ऐसे कैसे नहीं पता जाता है, कमरा ले लेता है 1 महीने के लिए, उसमें विस्फोटक रख के आ जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, मतलब अगर मेरे कॉलीग्स हैं, मैं उनके साथ बैठ रही तो हमें ये भी पता होता है कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके घर में कितने लोग हैं, वो किससे मिलता है, एक मोटा मोटा आइडिया हमें होता है। ये इतनी बड़ी प्लानिंग करते हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं, तुर्की जाते हैं, ये एक पूरा नेटवर्क आतंक का खड़ा कर देते हैं, ये स्लीपर सेल तैयार कर देते हैं। क्या किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती या सब पता होकर आंख मूंद लेते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं होगा। इतना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, वो भी एनसीआर में, और किसी को उसके बारे में जानकारी ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। ये तो बहुत सारे प्रश्न उठाता है। लेकिन दरअसल क्या है, जो पेशा वो कर रहे थे उस पेशे पे लोग जल्दी से शक नहीं करते। डॉक्टर समाज में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन बचाता है, जीवन दाता उसे कहते हैं। तो ये एक, मुझे लगता है एक कारण है, और ये एक गंभीर कारण है।
और अब इससे अलग हटके हमें सोचना चाहिए। और आतंकवाद जो है ये पूरे देश के लिए एक चुनौती है और इसमें हमें बंटना नहीं है। जैसे हमारे एक साथी पैनलिस्ट ने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले दिया, भाई आतंकवाद वो कर रहे हैं। अरे भाई आपने उनका नाम नहीं लिया जो जिम्मेवारी ले रहा है, जो दूसरे देश में एक संगठन है लगातार भारत को अस्थिर करने का काम 2 दशक से कर रहा है, आपने उनका नाम नहीं लिया। आपने अपने ही देश की एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले दिया जिसके 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए, जिनके 40 नेता एक नक्सल अटैक में एक साथ शहीद हो गए, जिनके मैं 50 नेताओं का नाम J&K के नेताओं का नाम गिना सकता हूं जिनको आतंकियों ने मार दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा, सोच के बोलना चाहिए। हमें पॉलिटिकल पार्टियों में विचारधाराओं में बंटना नहीं है आतंकवाद के खिलाफ, एक होके बात करनी है और सही बात करनी है और हर व्यक्ति को भारत का एक सिपाही बन के रहना है। हमें कोई भी आसपास दिखे कोई संदेशपद व्यक्ति या उसका कोई कार्य हमें लग रहा है कि भाई इस पे हमें डाउट हो रहा है, हमें तुरंत जो हमारे निकटतम पुलिस स्टेशन है वहां जाके सूचित करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात बोली। बस सर मैं लौट रही हूँ, हमें बंटना नहीं है यहाँ पर, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सबको एक साथ आकर ये सोचना होगा या कोई भी हो कि भाई बात देश की है और जब बात देश की होती है तो उस वक्त सबको एक होना चाहिए। बिल्कुल प्रीति जी आपकी बात सही है और हमारे साथ इन्होंने बोला था कि एक सब पूरे जितने भी कोई सी पार्टी हो सबको एक होना चाहिए और आतंकवाद को तभी हम खत्म करेंगे क्योंकि इसमें अभी ये धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि कहीं ना कहीं लोग ये जहाँ से धमकी आ रही हैं जो कि चाहे वो IP एड्रेस हो चाहे वो VPN के थ्रू दे रहे हैं, पर अभी हमारी जो एजेंसियां हैं जितनी भी हमारी जितनी IT एजेंसियां हैं और IT सेल को यही मैं अवेयर करूँगा कि ये जहाँ से ये जो email ID है जैसे मोहम्मद करके है तो वो ये हमें ट्रैक करी जाए, क्योंकि कहीं ये धमकी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि अभी रिसेंट इतना बड़ा हादसा हुआ है हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान हर व्यक्ति को सोच रही है। अगर आपको संगीत कहीं कुछ भी दिख रहा है तो उसको अवेयर करना चाहिए, सीधा आपको सिक्योरिटी सेल पे कॉल करना चाहिए जिससे कि पता चल जाए कि क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ को हम लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए इस टाइम। अगर लूज पॉइंट छोड़ दिया तो पता नहीं आगे आने में क्या हो सकता है, क्योंकि ये लोग बैठेंगे नहीं अभी भी, क्योंकि इन्होंने जो भी ये आतंक फैला इन्होंने आनन फानन फैला है, ये बहुत बड़ा करने वाले थे पर इन्हें इतना जल्दी हुआ है क्योंकि इन्हें टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि काफ़ी RDX पकड़ा गया था, इसलिए इन्होंने किया कि वहाँ जाके जो बंदा 3 घंटे उसमें बैठा है तो ये पार्क यहाँ गाड़ी लगाई है तो उसको यही पता नहीं है कि बंदा वहाँ चाबी देकर निकला है कि गाड़ी में बैठा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हमारा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पार्क जहाँ गाड़ी खड़ी करी तो 3 घंटे वहाँ पे रहा है, तो उसके बाद हम भी गाड़ी पार्क करते हैं कहीं भी तो हमारे पास एक मिलता है कि पार्किंग पास मिलता है, 3 घंटे गाड़ी में बैठा उसके बाद उसने आतंक वहाँ पे फैलाया, तो ये बहुत जरूरी है। IT सेल से यही कहूँगा कि इसको सबको इसको लेकर जागरूक होना चाहिए। बताएं आप क्या कहें? मैम ऐसा है, जब तक हमारी देश का सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट नहीं रहेगी, क्योंकि जो है आतंकवाद हमारे देश के अंदर ही है, ये बाहर से नहीं आ रहा। अभी शौहर है पाकिस्तान में और उसकी बीवी है हिंदुस्तान में, ये कैसे रुकेगी आतंकवाद, ये बताएं। जो यहाँ पे शादी करके हिंदुस्तान में शादी किया, शौहर चला गया पाकिस्तान और यहाँ 6-6 बच्चे 4-4 बच्चे उनके पल रहे हैं, बीवियाँ यहाँ रह रही है, तो कैसे रुकेगी? वो यहाँ से मैसेज भेजेंगी, वो वहाँ से मैसेज डिलीवर करेगा, तो ये कैसे रुकेगी? ये हमारे देश का जो एजेंसियां हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो अपनी एजेंसियां हैं उसको एक्टिव रखें और गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक ऐसा मतलब वो चलाएं, अभियान चलाएं कि हर आदमी को एक पकड़ा जाए कि कहाँ पे हमारे मोहल्ले में या गली में कहाँ पे आतंकवादी है या कहाँ स्लीपर सेल है, तभी ये रुक पाएगी, नहीं तथा कभी नहीं रुक पाएगी। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कुल मिलाकर कि लोगों को इसके लिए एक्टिव होना होगा। मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ, फिर मैम मैं आपके पास आ। प्रीति जी, आज देश की जो भावना है वो आहत है। आज देश मोदी जी कह रहा है कि मोदी जी कुछ बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा तब तक सपोले नष्ट नहीं होंगे। मोदी जी ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसके पीछे। नहीं, बख्शा नहीं जाएगा वो उनका कहना अलग है, लेकिन हमारा मानना ये है, हम जो मांग कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करके दिखाओ, जब बड़ा होगा तभी सपोले खत्म होंगे। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि आपने किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, तो सारी मुद्दे बताओ। जब 10 तारीख को ये घटना होती है तो सपा क्या कहती है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, हम क्यों ना नाम लें उनका, हम क्यों ना उनका नाम लें जो ये कहते हैं कि ये चुनाव होने वाला है, ये घटना ऐसे हो रही है। दूसरा बात, पाकिस्तान से मुसलमान ही क्यों पकड़ा उसके चक्कर में आता है, हिंदू क्यों नहीं आता, सिख क्यों नहीं आता, ईसाई क्यों नहीं आता? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश को अगर उस समय ये कानून बनाकर उनको कमर तोड़ दी होती तो आज ये आतंकवाद हमें नहीं झेलना पड़ता। आपने जवाब दिया पाकिस्तान को, आपने घर में घुस के मारा, कितने हम हुए? 1990 में क्या हुआ?
बम में क्या हुआ? हमें तो सिर्फ भाई साहब ये क्यों नहीं मारा उसका आपने क्यों नहीं मारा? कार में दो कितने मुस्लिम आतंकवादी कितने युद्ध हुए हिंदुस्तान के पाकिस्तान के, पीओ को क्यों नहीं लिया आपने? ये बताया जरा, कितने युद्ध हुए पाकिस्तान से, आपने पीओ को क्यों नहीं लिया? आपने एक देश बना दिया, अपना हिस्सा नहीं लिया, हम क्यों नहीं पूछे सवाल इनसे? वैसे आपके इस बयान से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, जानते ना वोट आपको आता है, नहीं सुनिए, वोट आपको करते हैं, पता है ना? मेरी बात सुनिए। इन मुस्लिम क्या बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया तो इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, मेरे इन मुस्लिम भाई ने कहा कि मुस्लिमों को जो आतंकवाद में जो जमे हुए हैं या आतंक, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी देशद्रोही है और जो इस घटना में लिप्त है, उनको नहीं, उनके परिवार को नष्ट करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस कहने वाली है। वैसे भी जब भी कोई एक्सरसाइज होती है तो आप ही लोग सवाल खड़े करते हैं। जब एनआरसी आई तो तब आप ही लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे कि देखिए देश के मुसलमानों को यहाँ से देश से बाहर कर देंगे, याद है ना सर आपको? SIR, अभी जो SIR हुआ उसमें भी जो घुसपैठी थे उनको निकालने के लिए बात, तो आप लोगों ने कहा कि वोट चोरी किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, संविधान के मुताबिक जो जायज बात है उसको कांग्रेस पार्टी देश की जनता के सामने रखती है। बाकी उन चीजों को तय करना देश की सुप्रीम कोर्ट का काम है, देश की संसद का काम है। ये जो सोच है, इस सोच को खत्म करना होगा। और जिस तरीके से अभी आपने सुना कि अगर डर ही नहीं होगा तब तक ये हो ही नहीं सकता, यानी कि डर पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ये मैसेज जाएगा कि अगर कोई इस तरह की गतिविधि में संलिप्त होता है या देश के साथ गद्दारी करता है तो फिर उसका और उसके परिवार का क्या हश्र होगा। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।